नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। इस बार भारत के प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचे और एक पॉडकास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। इस बारे में हम बात कर रहे हैं आज द वायर के फाउंडिंग एडिटर मिस्टर M.K. वेणु से। वेणु, आपका स्टूडियो में स्वागत है। पॉडकास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा जो था इंडियन मीडिया बहुत एक्साइटेड हुआ। हालांकि 3 घंटे 17 मिनट का जो ये पॉडकास्ट है लेक्स फ्रीडमैन के साथ, जो एक फेमस पॉडकास्टर हैं, ये पॉडकास्ट अगर हम देखें जो रियलिटी है उसके बरक्स जब हम इसको रख कर देखते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पूरी बातचीत में जो भी बातें कही हैं वो वास्तविकता से परे लगती हैं। जैसे वो एक जगह डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, पर वो जो असुविधाजनक चीज़ें हैं उनसे बचते नज़र आते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि जब वो कहते हैं ट्रंप मेरा अच्छा दोस्त है, और जैसे कि ट्रंप की दूसरी पारी को दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं और डरी हुई हैं, बहुत एप्रीहेंसिव हैं कि ट्रंप क्या करेंगे। ऐसे में जब वो कहते हैं ट्रंप मेरे दोस्त हैं, उनके पास एक बहुत अच्छी टीम है, और वो डॉज की तारीफ़ करते हैं, एलॉन मस्क की तारीफ़ करते हैं, पर वो जो टैरिफ्स, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात ट्रंप सरकार कर रही है, जिस तरीके की वो इंडिया के साथ उसका असर होने वाला है इंडस्ट्री पे, इससे बचते नज़र आते हैं। इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, आज तो कल ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया है जो आज अखबारों में छपा है। उसमें क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दोस्त है, मगर रेसिप्रोकल टैरिफ 2 तारीख अप्रैल से बिल्कुल लागू होगा। तो फिर अगर उन्होंने ये कह दिया, फिर ये मोदी जी की जो बात उन्होंने जो लेक्स को बोला कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं, ये और जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मोदी ने तो उनकी ये भी तारीफ़ कर दी कि जो उनके पास एक अच्छा रोड मैप है जी, और वो रोड मैप के तहत चल रहे क्लियर हैं, स्टेप्स ही हैज इन हिज माइंड, क्लियर स्टेप्स इन माइंड। और साथ में ये भी कह दिया कि वो उनमें बड़ी ह्यूमिलिटी है, जबकि बाकी जो सारी जो दुनिया है, जो और देश हैं, वो सब ट्रंप को जवाब दे रहे हैं और उनको काउंटर कर रहे हैं। चाइना ने कह दिया है कि जो करना चाहें, जिस तरह का, चाहे वो टैरिफ वॉर चाहें या किसी और किस्म का वॉर चाहें, हम सब चीज़ के लिए तैयार हैं। कनाडा ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है और देशों ने दिया है, और केवल हिंदुस्तान ही अभी ऐसा देश है जो बिना नेगोशिएशन शुरू हुए पहले से कंसेशन हमने देना शुरू कर दिया था। जब मोदी जी वहाँ मिलने गए तो उससे पहले बजट में कई कंसेशंस आ गई, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़ा ड्यूटी कम कर दी गई, ताकि इलॉन मस्क 15% ड्यूटी पे, कम से कम ड्यूटी पे यहाँ हिंदुस्तान में गाड़ी बेच सके। और उस वक़्त ये इलॉन मस्क ने यहाँ पे हिंदुस्तान में कई जगह अपने शोरूम में भी ख़रीदना शुरू कर दिया, जो जगह जो रेंट करते हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो मोदी जी और इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी अभी तक समझ में नहीं आ रहा। बहुत क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है। और ये ज़रूर क्लियर है कि ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ हमारे सब चीज़ों में डालेंगे, और वो पूरे आइटम्स भी बता रहे हैं। और जहाँ जहाँ इंडिया के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ऑटो में हुआ, फार्मा, ड्रग्स। यही मेरा अगला सवाल है कि दर्शकों को ये बताएं कि अगर ये टैरिफ्स लग जाएंगे तो भारतीय जनता की जेब पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि पहली बात तो ये, अगर टैरिफ लग जाएं तो कई जो हिंदुस्तान की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं यूएस में, जैसे दवाइयों की जो फार्मा जो सेक्टर है, अगर उन पे लग जाए तो उनकी आमदनी कम हो सकती है, क्योंकि वो जितना वो बेचते हैं उतना शायद बेच ना पाएँ, या वहाँ कॉस्ट बढ़ जाए। वहाँ ये तो सबसे पहले तो अमेरिकन के लिए कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो टैरिफ लगाने की बात करें तो पहले उनके कॉस्ट बढ़ेगा, हमारे बिजनेसेस को यहाँ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें वहाँ महंगी होंगी तो अब कितना बेच पाएंगे, कितना खरीदेंगे। और भी कई एरियाज़ हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप शायद जो इंडियन आईटी जो सेक्टर है, जो हमारे जो सर्विस सेक्टर, जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स वहाँ सर्विस देते हैं, उन पे भी कुछ फ़र्क आ सकता है। आईटी सेक्टर में आ सकता है, ऑटो सेक्टर में आ सकता है, और ऑटो कंपोनेंट्स जो हम इंडिया वहाँ बेचती हैं तो उस पर भी आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी एक अनसर्टनिटी बहुत बनी है। और ये मतलब ये केवल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे नहीं, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे इसका फ़र्क पड़ सकता है। आप देखिएगा, कल अमेरिका के जो
सेंट्रल बैंकर हैं, जो चीफ फेडरल रिजर्व चीफ हैं, जो वहाँ का जो आरबीआई है, उन्होंने कल अपनी पॉलिसी निकाली और साफ उन्होंने कह दिया कि जो सारी जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, जो टैरिफ पॉलिसीज़, इसमें अनसर्टनिटी और वहाँ पे अमेरिका में भी स्लो डाउन हो सकता है। और उन्होंने जो उनका जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 2.2%, 2.1% जो पहले था उसको उससे घटा के 1.7% कर दिया जीडीपी वहाँ पे। तो आप सोचिए, बहुत बड़ी गिरावट रहेगी। ये गिरावट है ये, और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी गिरावट है ये। तो अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की जो और जगह से आयात करती है, अगर उस पर फ़र्क पड़े तो हम पे भी फ़र्क पड़ेगा। अब हम पे किस तरह का फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ पे इस तरह का जो अनसर्टेनिटी है, तो इसमें जो इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वो जब तक ये टैरिफ की स्थिति पूरी तरह क्लियर नहीं होती वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और जो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो भी बचेगा और अभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो पहले देखना चाहेगा कि ये पूरी टैरिफ्स जब लगेंगी उसके बाद वो फिर कैलकुलेट करेगा कि वो इन्वेस्ट करेगा तो मुनाफा होगा भी कि नहीं, होगा कि नहीं, उसकी क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें अगर आप लें तो इस हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे फ़र्क पड़ेगा अगले 6 महीने में, इसमें कोई शक नहीं है। और इन्वेस्टमेंट डिले हो जाएंगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिले हो जाएगा और इससे इनकम्स और एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ेगी। वैसे ही इंडिया में स्थिति ख़राब थी, जैसे हम चले आ रहे थे, जो बजट में जो कई चीज़ें जो अज्यूम की गई कि टैक्स ब्रेक दिया तो शायद लोगों के हाथ में पैसा, इनकम टैक्स जो बचेगा 1 लाख करोड़ बता रहे हैं, जो टैक्स जो उन्होंने जो इनकम टैक्स की जो रियायत दी है। अब उसके चलते बजट में अजम्पशन है कि यहाँ पे लोग शायद ख़रीदारी करें, कंजम्पशन बिल्कुल गिरा पड़ा हुआ था कई सालों से, तो बजट उसको ठीक करने की कोशिश करता। तो अब ये ट्रंप वाली जो स्थिति आई है उससे अर्थव्यवस्था में और मैंने जैसे कहा और भी अनसर्टनिटी है, लोग शायद खरीदने से फिर रुक जाएं कुछ टाइम के लिए। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरे को तो ये लगता है कि अभी स्थिति बहुत ही फ्लूइड है। और इंडिया का स्टांस क्या है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो कंक्लूड होते होते ये साल के एंड में सितंबर अक्टूबर तक नहीं हो पाएगा। तब तक क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी। और तब तक ये अगर 2 तारीख को ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के खिलाफ, तो आप दिखेगा कि हमारे भी स्टॉक मार्केट में उसका असर होगा। स्टॉक मार्केट वैसे ही गिरी पड़ी थी, कुछ 3-4 दिनों से कुछ थोड़ा रुक गया है और थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, मगर अब आगे जाके तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक मार्केट भी उस पर भी उसका असर दिखेगा। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि कई जो मिडिल क्लास के लोग जिन्होंने स्टॉक्स में पैसा लगाया है पिछले 2-3 साल से, उनको भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये जो स्टॉक मार्केट जो गिरा है धड़ाम से, जो पिछले 1-2 महीने में गिरा है, अभी पूरी तरह रिकवरी थोड़ी सी हुई है, मगर ज़्यादातर रिकवरी अभी बाकी है होना। वो कब होती है, ये ट्रंप किस तरह का टैरिफ लगाते हैं, इस पर तो काफ़ी अनसर्टनिटी। और ये मोदी जी का ये कह देना कि ये लेक्स के जो इंटरव्यू में कि ट्रंप बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनके दोस्त हैं, सही कर रहे हैं, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दोस्त है मगर मैं टैरिफ लगाऊंगा ज़रूर। इसका आप यानी उस दोस्ती का विदेश नीति पर और बिजनेस की नीतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो विदेश नीति के जो बड़े जो एनालिस्ट हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि 2 देशों के जो प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर, जो हेड्स ऑफ स्टेट, उनकी जो पर्सनल इक्वेशन एक अलग चीज़ है और उनका देशों का नेशनल इंटरेस्ट अलग चीज़ है। पर्सनल इक्वेशन कभी नेशनल इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। सो मेरे ख्याल ट्रंप तो कभी करेंगे नहीं। ऐसा देखा जाए तो ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है, वो इस वक्त पूरा अमेरिका फर्स्ट लेके चल रहे हैं। हाँ, मोदी जी ने कहा कि अगर वो अमेरिका फर्स्ट करें, हम भी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी लेके चलेंगे, मगर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। जी, यही मेरा सवाल है कि अगर अमेरिका फर्स्ट है तो अमेरिका के हित और भारत के हित बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बीच में हम एक पैरेलल कैसे ड्रॉ कर सकते? नहीं कर सकते ना भाई। अमेरिका का हित क्या है? उनका हित है कि वो एग्रीकल्चर अपने
प्रोडक्ट्स फूड प्रोसेसिंग वो पूरी तरह इंडिया में लाना चाहते हैं, ज़ीरो ड्यूटी। इंडिया ने सब में, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट्स हो, डेयरी में 30-35 से लेकर 60% ड्यूटी, ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी हाई ड्यूटी है, और कई चीज़ों में हाई ड्यूटी हमने लगा रखी है। खासकर ये कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र को इंडिया ने हमेशा WTO के तहत भी एक प्रोटेक्शन काफ़ी प्रोटेक्ट करते हुए हमेशा से एक उसकी एक हिस्ट्री है। और ना केवल इंडिया, और भी जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी कृषि के क्षेत्र में जो WTO के तहत जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जिसे कहते हैं, उसमें अपने आप को एग्रीमेंट के अंदर ही काफ़ी प्रोटेक्शन उन्होंने दिया है। और ये उन देशों ने, जो विकसित जो देश है, उन्होंने उस प्रोटेक्शन को माना भी है। मगर अभी ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि वो प्रोटेक्शन सब हटाइए, तो WTO के प्रिंसिपल्स को भी खारिज किया जा रहा है। तो इसको लेके बड़ी चिंता है और देशों में। और जैसे यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई WTO के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मान के चला जाए, मगर यहाँ पे ट्रम्प कोई और भाषा बोल रहे हैं, और मोदी जी उसमें उससे सहमत भी हैं। तो आगे देखना है कि कैसे होगा। हिंदुस्तान का जो हित है, जो मोदी जी जो मीगा बोलते हैं, हाँ जी, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा के जी, ये मीगा, ये तो भाषण में तो अच्छा लगता है, मगर ये जो ग्राउंड लेवल पे जब नेगोशिएशन होगी, वो किस तरह के प्रेशर्स आएंगे, किस तरह की चीज़ें होंगी, ये अब देखना पड़ेगा। और जब तक ये चीज़ें, ये जो नेगोशिएशन चलती रहेंगी और अनसर्टनिटी रहेगा, तब तक इकोनॉमी में रिकवरी होना भी मुश्किल है, ये मेरा कहना है। जी, इसी जो बातचीत थी, इसी पॉडकास्ट में उन्होंने अमेरिका की तारीफ़ करते हुए वो बातें नहीं कहीं जो पिछले कुछ महीनों में भारत के लिए एक शर्म की बात थी कि वहाँ से उसके नागरिकों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ना ही उन चीज़ों को सरकार ने भारत में एड्रेस किया। इसे फिर कैसे देखेंगे? क्या ये भी वास्तविकता को नकारने वाली स्थिति है? भाई, अभी तो मोदी जी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है ट्रम्प के, जहाँ तक ट्रम्प साहब का सवाल है और उनकी नीतियों का अभी दोस्ती 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 कह रहे हैं। अब जिसे कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि भाई दैट होप कैन नॉट बी अ पॉलिसी। आप आशावादी होना कोई बहुत बड़ी पॉलिसी नहीं है। आपको पूरा पता होना चाहिए आप वो क्या करेगा, आप क्या कैसे काउंटर करेंगे। तो मेरा मानना है कि मोदी जी का जो ये ऑप्टिमिज्म जो अभी दिखा रहे हैं, जो लेक्स इंटरव्यू में दिखाया, वो आगे जाके उससे हमें नुकसान होगा। और इसके चलते चर्चा इन चीज़ों की हमारे देश में होनी चाहिए, मगर डिबेट कुछ और चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, डिबेट चल रहा है नागपुर, औरंगज़ेब, पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो रहा। और ये इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो जिसका एम्प्लॉयमेंट पे, लोगों के इनकम पे इतना असर होगा आगे जाके, उस पर कोई बातचीत ही नहीं है। जबकि इंडिया में ये अभी नहीं है, पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है, 4-5 सालों से ये सारे जो सर्वेज दिखा रहे हैं कि जो बॉटम जो 80% पॉपुलेशन है, उनकी तो आमदनी बढ़ी नहीं है। ये तो सरकारी आंकड़े दिखाते हैं, और वो बिल्कुल उनकी सेविंग्स भी गिर रही हैं, और नीचे वाले तबके के लोग, इनइक्वालिटीज़ इतनी बढ़ गई हैं, और इस पे कोई डिबेट नहीं है। और डिबेट हिंदू मुस्लिम चल रहा है। जी, आपने नागपुर का जिक्र किया, हम भी इस बात पर आते हैं। जब नागपुर में हिंसा हुई, इसके लिए ऐसा कहा जा रहा है, विश्लेषक भी कह रहे हैं, जो एनालिस्ट देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके लिए भूमिका पिछले 1-1.5 महीने से बनाई जा रही थी, जब से छावा फिल्म आई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में खड़े होकर भी उस फिल्म को जिम्मेदार मानते हैं, पर जो बीजेपी का एक हिस्सा है, नेता हैं बड़े, वो सभी इस फिल्म को एंडोर्स कर रहे थे। पर आप उस एंडोर्स करते करते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां आपको आपके राज्य में हुई एक हिंसा के लिए उसी फिल्म को जिम्मेदार ठहराना पड़ता है। तो क्या जो उनका कहना है कि योजनाबद्ध तरीके से, अब जो उनके बयान आ रहे हैं उसमें कहा है प्रीमीडिएटेड था और उसके बारे में, तो क्या उस योजना में हमें उन लोगों को नहीं रखना चाहिए जो उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे? देखिए, ये सब अब ये हमेशा इनकी जो नैरेटिव बिल्डिंग, ये तो कभी यूपी में जैसे उन्होंने जब बाबरी मस्जिद पिछले 1 साल में जिस तरह उन्होंने वो जो लेजिस्लेशन है उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने कैंपेन चलाया, जिसके तहत प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसको किस तरह प्लान तरीके से उस पर धीरे धीरे उन्होंने अटैक शुरू किया।
छोटे कोर्ट्स में जाके उन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ सर्वेस, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उस वजह से वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें थमी हैं। नहीं तो काशी मथुरा और जगह जो है कुछ लोग तो ताजमहल की बात कर इनका जो इकोसिस्टम है आप देखिए, ये एक बारी भागवत जी ने भी हमारे करण थापर के इंटरव्यू में, जब करण थापर ने इनसे इंटरव्यू किया था अपने जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं SY कुरैशी और नजीब जंग साहब, ये भागवत जी से मिलके आए थे। भागवत जी ने उनको इनवाइट किया था, एक आउटरीच प्रोग्राम था उनका। तो उन्होंने करण थापर को ये कहा कि भागवत जी ने उनको आश्वासन दिया था कि ये हिंदू मुस्लिम टेंशन RSS अपनी तरफ से बिल्कुल उसको डायल डाउन करना चाहता है, उसको दबाना चाहता है, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाकी इकोसिस्टम में हम कितना हो सकता है वो मैं आपको आश्वासन नहीं दे सकता। तो ये तो इनका इकोसिस्टम तो चल रहा है ना। ये बजरंग दल, ये नागपुर में क्या हुआ, जब स्टेट फंक्शनरीज जो हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, जो सरकार को चला रहे हैं वो लोग हैं, जब वो ऐसी बयानी करेंगे तो इकोसिस्टम, या अगर हम कहें निचले तबके में, तो वो ये चीज़ ट्रांसलेट होकर आ रही है कि ऊपर बैठा व्यक्ति बयान दे रहा है तो ज़मीन पे बैठा व्यक्ति तो उसे जाकर एक्शन में ट्रांसलेट करेगा। वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि इन बजरंग दल, आप देखिए नागपुर में क्या हुआ, वायलेंस हुआ, बजरंग दल और उनके जो विश्व हिंदू परिषद, उनको सब एकदम बेल मिला, और जो मुस्लिम यूथ जो प्रोटेस्ट कर रही थी उनको मास्टरमाइंड बता के उनके खिलाफ केस चल रहा है। ये तो मुझे दिल्ली राइट्स वाला सिचुएशन मुझे याद दिलाता है कि फटाफट एक आदमी को मास्टरमाइंड बना दो। यहाँ पे जैसे उमर खालिद को मास्टरमाइंड बना दिया, और बाकी जो जिन्होंने प्रवोक किया उनको खुली छूट है। एक तो मिनिस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे दिल्ली सरकार में। तो ये जो पैटर्न है, ये तो ये अब इनका प्लेबुक बन चुका है। ये इसको रिपीट कर रहे हैं बार बारी, और जगहें बदल जाती हैं पर वो टेम्पलेट वही रहता है। आपको मैं ये, और ऊपर से भागवत जी कुछ बोलते हैं, नीचे बजरंग दल कुछ कर रहा है। RSS, बजरंग दल RSS का पूरा भाग है। पीछे जहान खुसरो इतना बड़ा यहाँ पे फेस्टिवल हुआ जो मुजफ्फर अली कई सालों से करते आ रहे हैं। मोदी जी वहाँ गए इनॉग्रेट करने, और मोदी जी ने वहाँ पूरा सूफी ट्रेडिशन, अमीर खुसरो की तारीफ़ों के पुल बांधा उन्होंने, और कहा कि ये पूरा एक हिंदुस्तानी कल्चर का एक अटूट भाग है ये जो सूफी कल्चर है। उसके बाद ये औरंगाबाद में दंगे हो रहे हैं वहाँ पे, और ये खुलदाबाद जो जगह है जहाँ पे इनका टूम है औरंगज़ेब का, वो जगह किस चीज़ के लिए मानी जाती है? वो जगह, वहाँ पे पूरे सूफी सेंट्स का एक हिस्ट्री और ट्रेडिशन है। जब 14th सेंचुरी में मैं पढ़ रहा था, जब मोहम्मद बिन तुगलक अपना कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए कई जो उनके जो मुस्लिम एलिट्स दक्कन की तरफ मूव कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके सेटल हुए हैं, कई जो खुलदाबाद में सेटल हुए हैं, और वहाँ बड़े बड़े सूफी सेंट्स जो चिश्ती जो ख़ानदान के, उन्हीं से खुसरो भी आते हैं। मोदी जी खुसरो की तारीफ़ कर रहे हैं, मगर नीचे कुछ और हो रहा है। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं खुल के कि भाई ये सूफी ट्रेडिशन को आप प्रोटेक्ट करो, अब उसको आप मत अदराइज करो कि भाई ये भी दिस इज़ पार्ट ऑफ अदराइजेशन, कि ये हमारे हिंदू से हट के है, ट्रेडिशन से हट के है। जब आप वहाँ बोल रहे हो कि ये बिल्कुल हिंदुस्तानी कल्चर का अटूट भाग है तो समझ में नहीं आता, ऊपर कुछ बोल रहे हैं, नीचे कुछ और हो रहा है। पर इसमें जो एक चीज़ है, पहले जब ऐसे बयान आते थे, या हमने इवन वहाँ तक देखा जहाँ प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नेता के बयान को कह देते कि वो तो फ्रिंज ने बयान दिया है, पर अब फ्रिंज बयान नहीं दे रहे हैं, अब MLAs बयान दे रहे हैं। हमने देखा होली के मौके पर बिहार में MLAs ऊट पटांग बयान दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी ने संभल नहीं, ये तो फ्रिंज तो नहीं है, इकोसिस्टम तो क्या ये लेजिटिमेट हो गया है? अब बिल्कुल लेजिटिमेट हुआ। वो तो बजरंग दल इज नॉट फ्रिंज, बजरंग दल इज फॉर्मली पार्ट ऑफ द RSS, जैसे संघ परिवार हम बोलते हैं। बीजेपी, पर ये बात केवल RSS VHP या बजरंग दल की नहीं है। जब हम देखते हैं संभल में एक पुलिस अधिकारी खड़े होकर कह रहा है कि जिसे होली नहीं खेलनी है वो घरों में रहे, वो बाहर ना निकले, और मुख्यमंत्री उसको कहते हैं कि वो सही तो कह रहा है, वो गलत कहाँ कह रहा है। तो क्या इस तरीके का जो डिवाइड क्रिएट हो रहा था, पहले हम फ्रिंज पे इल्ज़ाम डाल रहे थे, यही सरकार थी जिसने कई बार कहा कि नहीं वो तो फ्रिंज एलिमेंट ने कहा, पर अभी सरकार झिझक नहीं रही है। तो क्या मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद हमें कह सकते हैं कि अब ये सारी चीज़ें एक वैलिडेशन, वैधता पा गए हैं? वो तो पहले ये तो अभी नहीं, कई सालों से, मतलब 3-4 साल
मतलब 2019 का जो इलेक्शन था उसके बाद से शुरू हो गया था ये। अब उसके बाद ही बड़े बड़े स्टेटमेंट को, कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने नाथूराम गोडसे को गांधी उनकी बड़ी प्रशंसा की और उनको बड़ा आइकॉनाइज किया, जो उस पर मोदी जी ने उनकी वो आई थी प्रतिक्रिया, जो मोदी जी ने कहा कि मैं इन्हें मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा जी, करूँगा, मगर वो बनी नहीं, वो तो जो प्रज्ञा ठाकुर थी, राइट। तो भाई वो तो इस तरह की जो लेजिटिमाइजेशन तो चल ही रहा है, वो उसके बाद इनके अंदर ही, बीजेपी के अंदर ही एक किस्म का एक कंपटीशन चल रहा है। जैसे आदित्यनाथ ने जब बुलडोज़र को बड़ा एक वो बनाया है, बुलडोज़र का इस्तेमाल करना जो भी ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ के ज़्यादातर उन्हीं के खिलाफ हो रहा है, तो उसके बाद वो और प्रदेशों के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी उसको अपनाया। ये तो लेजिटिमाइजेशन है, ये तो मध्य प्रदेश में अपनाया गया, सब जगह अपनाया गया, कभी राजस्थान में भी कार्रवाई हुई है। तो अब उसी तरह में मेरा ये मानना है, ये एक नया पैटर्न है जहाँ पे जैसे यूपी में जिस तरह आदित्यनाथ के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ये बड़े कैंपेन शुरू हो गए कि भाई कौन से टारगेट करना है मॉस्क्स को या टूम्स को, वही चीज़ अब महाराष्ट्र में हो रहा है। और फडणवीस साहब एक तरफ बोल रहे हैं कि मुझे तो फडणवीस साहब की इस बयान से बड़ा मैं अचंभा रह गया कि हमें लीगली करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जो टूम्ब जो औरंगज़ेब का, अगर उसको मांग इनकी है कि उसको डिमोलिश किया है, हटाया जाए। अच्छा, फडणवीस कह रहे हैं कि लीगली करना पड़ेगा। अरे कौन सा लीगली, क्या करना पड़ेगा? और दूसरी तरफ उनका एक मंत्री है जो नीतीश राणा, जो नारायण राणे के बेटे हैं, ठीक है। नारायण राणे आपको याद होगा किस तरह बीजेपी ज्वाइन किया, उनके ऊपर बड़े केसेस लगे थे, उसके बाद में वो पहुंचे थे। नारायण राणे बयान दे रहे हैं कि आप एक तरह से प्रोवोक कर रहे हैं कि आपका जो काम है आप कीजिए, ये हम अपना काम करेंगे। इसका मतलब ये उसी तरह का एक वो दे रहे हैं कि प्रोवोकेशन दे रहे हैं कि जो जिस तरह बाबरी मस्जिद में हुआ कि लोग, आप जो प्रोटेस्टर्स हैं, एजिटेटर्स, वो आप जो करना करें। तो ये तो बहुत डेंजरस है ये, और इन पे कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। और इस सरकार में शामिल लोग हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी का क्या बयान आया इसमें, अमित शाह जी का क्या बयान आया, भागवत जी का क्या बयान आया, ये नीतीश राणे जो बोल रहे हैं उस पे इनकी क्या प्रतिक्रिया है? ये लोग जानना चाहते हैं इसको भाई। पर जहाँ तक हम इन दोनों चीज़ों को साथ में रख कर देखते हैं, चाहे वो लेक्स फ्रीडमैन का पॉडकास्ट हो, या जहान खुसरो में मोदी जी के बयान हो, या फिर मुख्यमंत्रियों के बयान हो, ये सब एक अलग लेवल पर होते हैं, और जो ज़मीन पर हो रहा है वो एक अलग जगह पर लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और ऊपर से उन्हें खुली छूट मिली हुई है। अपने हिसाब से मैं तो कहूँगा अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से कर रहे हैं। एक ब्रॉडर पैटर्न इस्टेब्लिश हो गया है कि इसमें अब सिग्नल देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो एक किस्म से एक डिसेंट्रलाइज्ड एक सिस्टम क्रिएट पॉलिटिकल लेवल पे और एक इवन सोसाइटी के लेवल पे क्रिएट कर दिया गया है, और उसको चलने दिया जाता है। और बीच बीच में ये लोग ऊपर से बयान देते हैं कि नहीं हम पूरा हिंदुस्तान की यूनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, मगर जो नीचे हो रहा है वो कुछ और है। अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, और जो असली जो आम आदमी के मुद्दे हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेविंग्स, ये इससे पूरा अटेंशन हटा दो, सारा कम्युनल जो चीज़ें हैं उन पर। तो इसको लोगों को समझना ज़रूरी है। ये अब अपोजिशन से भी मैं अभी तक पूरी जो अपोजिशन पार्टीज है उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव जो कुछ प्रतिक्रिया अभी तक मैं देख नहीं रहा हूँ कि ये एक ओवरऑल अपोजिशन का प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। प्रोटेस्ट एक इशू, छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर ये एक बिग पिक्चर जो है उस पर अब अपोजिशन का भी इंटरवेंशन उनकी बहुत ज़रूरी है। अब पार्लियामेंट में तो खैर डिबेट होने नहीं दिया जाता, पार्लियामेंट में अगर ये मुद्दे उठाते तो मगर कोई और ज़रिया अपोजिशन को निकालना पड़ेगा कि लोगों से जाके कम्युनिकेट करें, चाहे
उनके कार्डर्स को लोगों के घरों में जाके डोर टू डोर जाके कैंपेन करना हो। डोर टू डोर जाके बोले इनसे भाई क्या हो रहा है और किस तरह, मतलब एक तरह से एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीस बनाए रखें और उसके अलावा इन चीज़ों को समझें। जो स्ट्रैटेजी ये जो बहुत ही डेंजरस जो पैटर्न्स जो सोसाइटी में बार बार जो उभर के आती हैं, इसका लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष ये काम करे ना करे, पत्रकारिता में हम ये काम करते रहेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।